हो गए हो का तुम्हारा बोल बाल का? हो गए हो तुम्हारा बोल बाल का तो मैं तो चालू करूँ मारो। तुम्हारा हो गई हो है? हाँ तो मैं चालू करूँ था। नहीं, बचे हुए कुछ काम तो बता दो। बचे हुए कुछ काम तो बता दो। हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ आ सर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव चलेंगे आज। हाँ ना, आज एनसीईआरटी वाले हैं ना। अच्छा। क्यों ऑब्जेक्टिव नहीं चलाना है क्या? नहीं नहीं सर, चलाइए नहीं बता। चलाइए। चलो काफी लोग आ गए। मिर्ची सब से घर में पिसा दे। मर्सी भी आ गई। सर एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। सर ये जो ईयर आई है, जो थर्ड क्वेश्चन जो है, आप कल बोले थे ईयर में माइनस में नहीं आता ईयर। टाइम को अगर हम ऐसे अगर वो करते हैं तो माइनस में नहीं रहता है ना। अगर उसका अगर हम कैसे बोलना चाहिए उसका यार, उसका कुछ रहता है ना कि टाइम माइनस में नहीं आता है। ऐसे कुछ फिजिक्स में कुछ है ना यूनिट का। तो ना बुक में तो माइनस में भी दिया था, अगर जैसे कभी क्वेश्चन आ गया तो। बुक में माइनस में दिया था। वहाँ पे जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो तो यार हर जगह पे प्लस में ही दी है। कल मैंने भी वही देखा कि दो जगह प्लस में दिया और एक दो जगह शायद माइनस में दिया है। हाँ माइनस में दिया है। हाँ, उसको ना थोड़ा सा क्लियर करना है मेरे को कि वो कैसा क्या रहता है, क्योंकि कुछ जगह पे ना प्लस में ही दिखा है और एक दो जगह पे थोड़ा सा वो माइनस में दिखा है। हाँ वो मेरे पास ना एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें माइनस में है। वहाँ पे वो उसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा कि कैसा आ रहा है, क्योंकि कुछ जगह पे माइनस है कुछ जगह पे प्लस है वो। हाँ इसीलिए तो देखते हैं, उसका आज क्लियर कर लूंगा कैसा है फिर बता दूंगा। ठीक है सर। चलो आ गए सारे लोग। आ गए। ये कविता। सर हाँ सर आप उस कल की तरह हमें अनम्यूट मत करना। नहीं सर फिर हम नहीं। पूछ नहीं पाते डाउट। हाँ वो थोड़ा सा शायद ज्यादा साउंड हो जाता है ना, तब पर मैं अनम्यूट करता हूँ सर मैं बाकी। खुद कर लेती हूँ, मुझे जब पूछना होता है तब कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं करूँगा नहीं करूँगा। चलो, हमें कुछ फिर भी सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। एक मिनट ना, थोड़ा सा दो। चलो ठीक है, इतना काफी। ठीक है। अब ये चैप्टर समझो खत्म ही हो गया। इसमें बस एक छोटी सी हेडिंग बची हुई है, तो वो कल वो कर लेंगे, है ना।
यहाँ तक बता दिया था या इससे पहले, है ना? इससे पहले जो हुआ था उसमें बताया था, है ना? लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है, चौथे से काउंट करना चालू करो सारे लोग, है ना? और किसके कितने सही हो रहे हैं लास्ट में वो भी बताना, है ना? चलो सर आज के अलग अलग काउंट करें? फिर से मैंने किसी को अनम्यूट कर दिया बोलते बोलते। हाँ, आज के अलग से काउंट कर लो, अलग से काउंट कर लो। चलो चौथा है, ज्यो मात्रा का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जा सकता है? ज्यो मात्रा का ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पहला वाला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है घास स्थल और चौथा है टुंड्रा। सर घास स्थल। नहीं बेटा, सर समुद्र। हाँ समुद्र है। समुद्र। समुद्री वाला सही है सारे लोगों का, है ना? देखो घास स्थल में हाँ हाँ हाँ, समुद्र वाला सही है, बी सही है ना? घास स्थल का सीधा पिरामिड होता है। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, अगला पांचवा, निम्न में से कौन सा उत्पादक नहीं है? कौन सा उत्पादक नहीं है? बी वाला आंसर सही है ना? बाकी सब कैसे है? उत्पादक है ये क्या? पांचवा दिख नहीं रहा मेरे से। तो बेटा थोड़ा सा नेटवर्क में जाओ तो वो सही क्वालिटी में दिखेगा। फिर सही क्वालिटी मतलब सही, थोड़ा सा नेटवर्क में जाओ तो सही दिखने लगेगा। बी आंसर है। अब दिख रहा। हाँ ठीक है। अगला, निम्न पारितंत्र में कौन सा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के संबंध में सबसे अधिक उत्पादक है? कौन है? सर सी। बी वाला आंसर है सर, बी वाला। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे अधिक उत्पादकता दर्शाते, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल टेम्परेचर होता है, लाइट भी अच्छी होती है, बारिश भी अच्छी होती है ना। बाकी जगह पे कोई ना कोई एक फैक्टर ज्यादा है और कोई ना कोई एक फैक्टर कम है। ठीक है, फिर है संख्या के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? संख्या के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? सी आंसर है ना? सीधा उल्टा दोनों हो सकता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे आ जाता है? यहाँ पे जैसे ये संख्या का पिरामिड, तो ये सदैव जैसे ही वर्ड जुड़ जाता है ना, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन आ जाता है। वो कंफ्यूजन नहीं करना है ना, सीधा उल्टा। सिर्फ ऊर्जा का पिरामिड भर क्या होता है? सीधा होता है। बाकी दोनों के ज्योभार और संख्या के उल्टे सीधे दोनों हो सकते हैं। चलो अगला, अनुमानित पौधों की पत्तियों पर पड़ने वाले कितने सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? 50%। इसका आंसर भी बी है। 2 से 10% तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है, क्या आप सोचते हैं कि निम्न में से किसमें अपघटन की क्रिया सबसे तीव्र गति से होंगी? किसमें सबसे अधिक तीव्र गति से होंगी अपघटन की क्रिया? ए वाला सर। ए सर। हाँ, ए वाले। अगर यहाँ पे अगर उत्पादकता ज्यादा हो रही है तो उसका अपघटन भी उतनी ज्यादा जल्दी होगा, है ना? सर यही होगा ना इसका आंसर? हाँ, ए है, ए। ये क्या बोलते हैं, थोड़े से ये लोग कहाँ चले गए भाई? नैना आंसर नहीं कर रही है, हाँ, सीखा नहीं कर रही है, वैशाली नहीं कर रही है, कर रहे ना। हेलो। हाँ, कामिनी नहीं कर रही है, त्रिवेणी नहीं बोल रही है, महर्षि नहीं बोल रही। हाँ बेटा, आंसर करना है बीच बीच में। ठीक है, चलो अगला, एक स्तरीय पारितंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की कितनी मात्रा शाकाहारी द्वारा खाई व पचाई जाती है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 90%। ध्यान से सर 10%। गलत कर रहे हो। 10% वाले सही है, 90% नहीं है ना?
क्योंकि यहाँ पे पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम काम कर रहा है ना, तो प्राथमिक हाँ ऊर्जा सर, सॉरी। उत्पादकता की मात्रा 10% अगले इसमें जा रही थी, है ना। चलो अगला, पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान समुदायों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। किस तरह के परिवर्तन होते हैं उसमें? हाँ? अभी सुबह हमने अनुक्रमण पढ़ा था, तो हाँ? आवाज कट रही है, कि सर, ए आंसर वाला? कर रहे हो क्या? फर्स्ट सर, फर्स्ट वाला। थोड़ा सा मेरे को कोई भी एक रीजन भी बताएगा क्यों ऐसा होता है? हाँ सर, इसलिए होता है, पहले तो वो बंजर भूमि होती है, फिर उसके बाद उसमें पहले लाइकेन आता है, फिर छोटे पौधे आते हैं। हाँ, वही एक निश्चित चीज होते रहती है, एक क्रम से विकास होते रहता है ना। चलो ठीक है, अगला है चर्म समुदाय इस अवस्था में होता है। चर्म समुदाय किस सतत। अवस्था में होता है? सतत परिवर्तन। डी। कौन सा बेटा? सतत परिवर्तन। डी। डी। सर डी वाला। डी वाला। कोई आंसर बोलना चाहेगा वाला। इसमें? बी वाला। बी वाला। और कोई? सी वाला। डी वाला। और सारी लगवा दो भैया। डी वाले भी गलत है और सी वाले भी गलत है। बी वाला। बी आएगा। बी, संतुलन, साम्य अवस्था आ जाती है। देखो हमने चर्म समुदाय के लिए क्या बोला था सुबह, कि वो अवस्था होती है जहां पर कोई भी जाति या समुदाय एकदम पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, उससे ज्यादा वो और ज्यादा विकसित नहीं हो सकता, है ना। ऐसी अवस्था क्या कहलाएंगी? साम्य अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था भी कहलाती है। चलो अगला है, निम्न में से कौन सा एक जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन के दौरान नुकसान नहीं उठाता है? सर और ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? श्वसन के दौरान नुकसान नहीं उठाता है, कौन सा है इसमें? सर उपरोक्त सभी। हाँ सभी आएंगे सर, डी वाला। सभी आएगा। हाँ सभी आएगा, है ना, क्योंकि बाकी ये सब कैसे हो रहा है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डायरेक्ट शामिल नहीं है, सल्फर और फास्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल है ना, औषधि चट्टान वाली साइकिल है। चलो अगला, जल में प्राथमिक अनुक्रमण में समुदाय का अनुक्रमण होता है। सर दिख नहीं रहा क्वेश्चन नहीं दिख रहे सर। क्वेश्चन तो मेरे को दिख रहा है। हाँ आ गए। अब दिख रहा है? यस सर। इसमें उसका सही क्रम बताना है, किसके बाद कौन सा क्रम आ रहा है। डी। डी वाला आंसर है सर। डी। डी वाला आंसर बोल रहे हो, और कोई बोलना चाहेगा? सर बी। बी सर, बी वाला। चलो डी और बी गलत है। ए बी और डी गलत है। ए वाला। चलो ये भी गलत है। सी वाला तो सी होगा। सी है, स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद पहले आते हैं, फिर उसके बाद में जड़ युक्त प्लावक आते हैं, फिर पादप प्लावक आ जाते हैं, फिर जड़ युक्त जलोद्भिद, मतलब जड़ युक्त स्थिर लेकिन प्लावक। जो आपने हाँ आपने पढ़ाया तो पहले तो आपने पादप प्लावक बताया था। देखो पादप प्लावक में भी दो प्रकार के थे ना, एक जल निमग्न थे और एक जल कौन से थे, वो थे स्वतंत्र वाले। हाँ स्वतंत्र, बिना जड़ युक्त थे, और एक थे ऊपर तैरने वाले, एक थे बिना ऊपर, मतलब अंदर की साइड डूबे हुए लेकिन स्वतंत्र प्लावक थे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो रहे थे, जड़ युक्त हो रहे थे। फिर पादप प्लावक वो जो जड़ युक्त थे अंदर लेकिन तैर रहे थे, ठीक है। फिर जड़ युक्त थे जलोद्भिद, मतलब जड़ युक्त है लेकिन वो उनकी जड़ें वो स्थिर है। फिर घास बनी थी और उसके बाद में लास्ट में वृक्ष बन गया था, है ना। तो सर ये प्रतरण क्या होता है? प्रतरण इसका एकदम हिंदी तो देखना पड़ेगा मेरे को भी, वो शायद मेरे हिसाब से वो है, क्या बोलते हैं उसको, जड़ युक्त प्लावक।
जड़ युक्त प्लावक है शायद। जड़ युक्त, एक सेकंड देख लेने दो। हाँ, जड़ युक्त प्लावक है शायद, एकदम हिंदी देख लिया है। चलो अगला देखें। जैव रासायनिक चक्र में गैसीय प्रकार के लिए भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर होता है जैव रासायनिक चक्रों में गैसीय वायुमंडल में। भंडारण? वायुमंडल में। बी वाला। ठीक है, वायुमंडल। और जो दूसरी चीजें हो रही थी, जैसे फास्फोरस हो रहा था, सल्फर हो रहा था, इनका भंडारण कहाँ होता है? तलहटी पर। हाँ, छठी बोलते हैं ना क्या, हाँ, ऊपर तो पर छठी वो भूप्रपट्टी के ऊपर है ना, या चट्टानों में रहता है ना। हाँ। ठीक है, अगला उत्पादकों द्वारा स्थिर किया गया कार्बन परमाणु जो पहले ही 3 जातियों से गुजर चुका है, अंतिम जाति का पोषक स्तर होगा। क्या होता है? वो बोल रहा है 3 जगह से वो गुजर चुका है, तो चौथा वाला क्या है? तृतीय उपभोक्ता। हाँ, यहाँ पे देखो ट्रॉपिक लेवल पर गुजर चुका है ना, और अंतिम बोल रहा है, तो वो क्या रहता है? तृतीय उपभोक्ता रहता है, जो उपभोक्ता रहते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी है ना। जैसे उदाहरण के लिए पकड़ लो, गिद्ध हो गया, बाघ हो गया, है ना। चलो अगला है, पारितंत्र में निम्न प्रकार में से किसमें वह क्षेत्र होगा जहां पर वह वाष्पीकरण अवक्षेपण से ज्यादा होता है और वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर से कम होती है? झाड़ी वाले वन। डी। इसका ऑप्शन क्या? घास के मैदान में, झाड़ी वाले वन, मैंग्रोव वन या मरुस्थल। 100 मिलीमीटर से वर्षा कम होती है, वो क्या कहलाता है? मरुस्थल। सर डी। सर सी। मैंग्रोव वन बेटा, मैंग्रोव वन वो है कहाँ पे? जैसे जो समुद्र के मुहाने के ऊपर, नदी के मुहाने के ऊपर होता है। हाँ, सी आंसर है, मरुस्थली। और उसमें याद रखना, मैंग्रोव वन में जो राइजोपस है, वो एक मैंग्रोव पौधा है, राइजोपस। ठीक है, और उसमें क्या रहती है? उसमें श्वसन मूले रहती है, और उसके ऊपर लैंटिकल छिद्र रहते हैं जो वायुमंडल की गैस को एक्सचेंज करने में मदद करती है, वो श्वसन मूले है ना। न्यूमेटोफोरस। क्या? सॉरी सर, कुछ नहीं। चलो अगला, एक झील या महासागर के किनारे का क्षेत्र जो एकांतर रूप से हवा में अनावृत जल में डूबा रहता है, क्या कहलाता है? अनावृत मतलब किसी चीज का आवरण नहीं है, किसी चीज से ढका हुआ नहीं है वो, तो वो क्या कहलाता है? बी वाला। डी वाला। डी वाला। तटस्थ स्थल कहलाते हैं, लेटरल क्षेत्र, तो वो किनारा कहलाता है ना, जहाँ पे हवा भी होती है और पानी भी होता है और मिट्टी भी होती है, तीनों जिस जगह पे मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? किनारा कहलाता है ना। इसका आंसर डी है ना। फिर 19वां, मृदीय कारक से तात्पर्य है। मृदीय कारक से तात्पर्य क्या है? मृदा। लास्ट वाला बता दो, निम्न में से कौन सा पारितंत्र सेवा प्राकृतिक पारितंत्र द्वारा प्रदान की जाती है? उपरोक्त सभी। नीचे आंसर देख लीजिए क्या? सर हमने नहीं देखे। उपरोक्त सभी है। हाँ ठीक है, ये सारी डी आंसर आएगा इसका। डी है, ये सारी क्रियाएं होती है पारिस्थितिक तंत्र में। यस सर। ठीक है, ठीक। सर आज के क्वेश्चन कितने थे पूरे? 20 से 20 नहीं 16 थे, 16। अब बता दो, चैट में लिख दो। 17 है। सर मेरे 11। चैट में लिख रहे हो क्या? नहीं। तो मैं नाम से पहचान जाऊंगा ना, वैसे में समझ नहीं आएगा। सर 13। सीखा कि 13? यस सर। अच्छा, सीखा कि 13 है, ठीक है। और बोलो। बरखा के 10 है, नैना के 14 है, कविता के 11,
और बताओ बेटा। महर्षि त्रिवेणी, वैशाली के 13, महर्षि के 14, साक्षी के 14, यासिका बेटा तुम्हारे थोड़े से कम हो गए। हाँ और बताओ, अभी और लोग बचे हुए हैं। ये अनु कौन है? साक्षी के 14, महर्षि के 14 हो गए, महर्षि ने बता दिया। अनुभूति 10। अनुभूति 10। अनुभूति बेटा तुम कहाँ से हो? सर मैं बैतूल से हूँ, सारणी। अच्छा बैतूल से सारणी, ठीक है जी। हाँ। और कौन बचा हुआ है? आशीष। त्रिवेणी ने भी बताया, सीखा ने बता दिया है, ठीक है। कामिनी ने नहीं बताया। कामिनी के कितने हैं? ये एक कौन है? C0864, इसके नाम बता दो बेटा, अपना नाम भी लिख दो। 16 सही है, नाम बताओ बेटा अपना। सर दीक्षा। दीक्षा है? दीक्षा, अच्छा दीक्षा हो। अरे ये तुम्हारा है। कामिनी के कितने हैं? कामिनी के कितने हैं बेटा? त्रिवेणी के 10 हैं। कामिनी को आवाज नहीं आ रही क्या? ये एक बची हुई है, इससे ने नहीं बताया। करुणा के कितने हैं? आशीष के 10 है। बढ़िया आशीष, अभी तुम्हारा 12th ही चालू हुआ है, बढ़िया है। कामिनी और करुणा और ये टिकॉन, ये इतने लोग बच गए हैं, बता दो यार बेटा जल्दी से। चलो तो यहां तक के ऑब्जेक्टिव तो हो गए। तो मेरे 13 है। किसके? जाने 13 किसके है बेटा? सब मेरे करुणा मारेंगे। अच्छा करुणा, हाँ करुणा, ठीक है। कामिनी ने नहीं बताया अभी तक। कामिनी को आवाज नहीं आ रही है क्या? कामिनी को आवाज नहीं आ रही है क्या? पता नहीं है, आंसर नहीं कर रही। चलो ठीक है। अच्छा आज फिजिक्स की क्लास अटेंड करी थी, कैसी थी? अच्छी थी सर। अच्छी थी? यस सर। चलो ठीक है, अभी टाइम बचा है तो ये थोड़ा सा आगे का ये चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। यस सर। है ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर देखते हैं, कल से नया चैप्टर चालू कर कल से देंगे नया मॉर्निंग से। ओके सर। कल कौन सा? कल इसके बाद वाला कौन सा? पॉल्यूशन नहीं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जीव संरक्षण। हाँ जैव विविधता और एवं संरक्षण। हाँ वो चालू कर देते हैं ना। ये जल चक्र बताना पड़ेगा क्या? यस सर। जल चक्र में क्या बताना है? बारिश हो रही है, पेड़ से उड़ रहा है पानी। नहीं कोई नहीं, जल सर फिर भी एक्सप्लेन कर देना। अच्छा चलो ठीक है। देखो जल चक्र में बस इतना सा है यार। अरे यार इसको तो बताने में भी हंसी आ रही है। हाँ ये बहुत सिंपल सा है यार। सर मत बताओ। एकदम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ठीक है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा, पानी वायुमंडल में गया, संघनित हुआ, बादल बने, बारिश होगी, वापस से आ गया, इसी तरह से वो जीव वगैरह में जाके सर्कुलेट हो रहा है, यही चीज है। अब देखो सर आप लड़कियों को अनम्यूट कर दो सर। अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, हम गैसीय चक्र और अवसादी चक्र, दो तरह के चक्र देख रहे थे। एक सेडिमेंट्री साइकिल और एक क्या देख रहे थे? गैस साइकिल, अवसादी चक्र और गैसीय चक्र। तो दोनों में क्या चीज हो रही थी? जैसे ये फास्फोरस चक्र हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो गैसीय चक्र हो रहा था, एक तरह से गैसीय चक्र क्या हो रहे थे? बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे। जैसे कार्बन चक्र हो गया था, नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल से जल्दी से एब्जॉर्ब कर रहा
था, कोई भी फैक्टर उसको किसी फैक्टर में बदल दे रहा था, किसी दूसरे यौगिकों में बदल दे रहा था, और वो उसको फिर वापस यूज वगैरह करके वापस से जल्दी से वायुमंडल में छोड़ दे रहा था। लेकिन जो अवसादी चक्र है वो क्या रहते हैं, बहुत धीरे होते हैं। इनमें जो पदार्थों का चक्रण होता है वो कम मात्रा में होता है, जबकि गैसीय चक्रों में क्या हो रहा था, ज्यादा मात्रा में गैसों का चक्रण हो रहा था, है ना। तो ये चीज हमको थोड़ी सी याद रखना है कि ज्यादा गैसीय चक्र कैसे चलते हैं, तेज चलते हैं, ज्यादा मात्रा में इनमें पोषक पदार्थों का चक्रण होता है, जबकि अवसादी चक्रों में ऐसी चीजें नहीं होती है ना। और जो गैसीय चक्र है उसमें वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना ही होना है, या तो फिर जलमंडल शामिल रहेगा। और जो अवसादी चक्र है ना, उनमें क्या चीज हो रही, चट्टाने, खासकर चट्टाने, क्योंकि जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, जितने भी ऐसे तत्व हैं, वो सब कहाँ पे है, भू प्रॉपर्टी में है ना, चट्टानों में। वहां से वो टूट रही है, उसके बाद जीव उसको अवशोषित कर रहा है, जैसे पौधे की जड़ें अवशोषित कर रही, फिर यूज में ला रही है, और यूज में लाने के बाद में वो जीव में जा रहा है, फिर जीव में अपघटन हो रहा है, अपघटन से फिर वो छोटे मॉलिक्यूल्स में आ रहा है, और फिर वो टूट रहा है, ह्यूमस बन रहा है, और फिर उसका मिनरलाइजेशन हो रहा था। उधर अपघटन की प्रक्रिया में देखा था ह्यूमीकरण और मिनरलाइजेशन हो रहा था, है ना, खनिजीकरण। तो ये जो चक्र है वो बहुत ही धीरे चल रहा है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जबकि गैसीय चक्रों का ऐसा नहीं रहता है। गैसीय चक्र बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाता है ना। फिर यहाँ पर फास्फोरस चक्र आता है ना, तो फास्फोरस चक्र में क्या चीज हो रही, एक तो वो चट्टानों के अंदर में है ना, या तो फिर वो जैसे ज्वालामुखी वगैरह है उससे निकल रहा है, तो पौधे की जड़े से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में वो कहाँ पे जा रहा है, जो नए जीव आ रहे हैं या शाकाहारी जीव खा रहे हैं उसके अंदर में जा रहा है, और फिर वो उत्सर्जी पदार्थ या शरीर के बॉडी की कोई पार्ट कट के गिर जा रहा है, उस तरह से वापस से वो भू प्रॉपर्टी में चले गया, फिर ह्यूमस बन रहा है, और ह्यूमस से वापस से वो कहाँ पे आ जा रहा है, इधर मिट्टी में आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फास्फोरस का कोई यूज बताएगा, फास्फोरस चक्र का जीवन के लिए महत्व बताओ। हाँ सर, वो कोशिका झिल्ली में होता है। अरे हाँ ठीक है, और बताओ। अच्छा, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा बताओ। एटीपी। हाँ, और एटीपी में क्या होता है, एनर्जी। फास्फोरस होता है, एनर्जी होती है, और क्या, एनर्जी होती है, उसमें फास्फोरस होता है। जो हमारा डीएनए फॉर्म हो रहा है, जो डीएनए बन रहा है उसके अंदर भी फास्फोरस होता है। होता है। हाँ, तो सबसे मेन चीज यहाँ पे जो फास्फोरस है वो जीवों के अंदर में ऊर्जा करेंसी बनाने में मदद कर रहा है, एटीपी बना रहा है, एडीपी और बना रहा है। हड्डियों में होता है और दांत में भी होता है फास्फोरस। हाँ, जिसके अंदर में कंकाल वगैरह पाए जा रहे हैं उसके अंदर में बोन के निर्माण में। लेकिन ये तो चलो, ये बोन मतलब अगर हम पृथ्वी पे अगर बात करें तो इतने सारे जीवों में हर किसी जीव के अंदर में बोन वाला मैटर नहीं आता है ना। लेकिन अगर आवाज नहीं आ रही आपकी, अब आ रही है, अब आ रही है। यस सर। देखो, बोन वगैरह क्या है, सारे के सारे जीवों में नहीं पाई जाती है ना, क्योंकि हमने कशेरुकीय जीव पढ़े थे। तो और पौधे हो गए, पौधे के अंदर में बोन नहीं है ना। तो जो लेकिन एटीपी का अणु वहां भी है, एटीपी का अणु हर किसी में है, डीएनए मॉलिक्यूल हर किसी में है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसके निर्माण में भी मदद कर रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, और कहाँ से आ रहा है, तो वही पौधे अवशोषित कर रहे हैं जड़ के द्वारा, फिर वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में वो फिर दूसरे जीवों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है और डीएनए वगैरह के फॉर्म करने में मदद करती है। ठीक है, इतनी चीजें इस फास्फोरस चक्र के लिए याद रखना है। ठीक है, जैसे ये कंज्यूमर हो गया, नहीं प्रोड्यूसर से चालू होगा, पौधे से, है ना, कि उसने क्या करा, जो भी जल अंदर गया, चट्टानों में जब गया वहां पे फास्फोरस वगैरह आया तो वो पौधे के अंदर में गया, पौधे से कंज्यूमर में, यहाँ से फिर अपरद में, फिर उसका डिकम्पोजिशन हुआ, अपघटन हुआ, और वो वापस से मिट्टी में चले गया। दूसरी चीज, ये नीचे साइड में रॉक मिनरल से बोला, तो चट्टानों के अंदर में जो पहले से यहाँ पे फास्फोरस है, वो चट्टाने किसी कारण से टूट रही है तो भी वो कहाँ आ रहा है, मिट्टी में आ रहा है फास्फोरस। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ये दरअसल क्या है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर उसने बोला ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, और इसको बोल दिया ई, तो वो ये पूछ लेगा, दो तीन चीजों को गायब कर देगा और पूछ लेगा ए पे कौन है, बी पे कौन है, डी पे कौन है। तो ये जो इतना छोटा सा चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में कौन सी चीज कहाँ पे है, बहुत अच्छे से बना के याद कर लेना।
ठीक है। सर ये लेटर फॉल क्या होता है? यूरिन पास करना। और या देखो यहाँ पे अब दो तरह से हो रहा है। अरे ये पौधा है, यूरिन नहीं, वो पत्ती वगैरह टूट रही है, डगान वगैरह टूट रही है पौधे की, तो वो भी कहाँ आ रही है, नीचे गिर रही है जमीन पर, और उसका क्या हो रहा है, जो वो अपरत कहलाने लग जा रही थी ना, जब पौधे से पत्ती डगान टूट रही तो वो क्या कहला रही थी, अपरत कहला रही थी, और इसका फिर क्या हो जा रहा था, अपघटन हो जा रहा था। और अगर यहाँ पे हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में भी क्या हो रहा था, उसके बॉडी पार्ट के साथ साथ वो यूरिन भी पास कर रहा था, उसमें भी फास्फोरस कुछ मात्रा में बाहर आ रहा था। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके सर। अच्छा एक चीज बता दो, हाँ अगर सर। ऑनलाइन क्लास को अगर पैड बना दे तो हम तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे बोलना। हाँ, हम तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे बोलना, फिर समझा नहीं नहीं समझ। फीस रख दे तो पैसे ही नहीं है हमारे पास। पता था, मेरे को पता था, सामने में नहीं एक ये लॉकडाउन भी अगर खत्म होगा ना तो मैंने सोचा मैं 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास जरूर चलाऊंगा, और उसका टाइम भी शायद से मैंने सोच लिया है, 4:30 से लेके 5:30 तक हमेशा। तो सर आप वो अपना ऑफलाइन तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ऑनलाइन भी चलेगा, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि थोड़ी सी कम चीजें रहेंगी ना। सर आवाज सर हाँ नहीं आ रही। हाँ सर ये ठीक है। PNST GNST की एग्जाम कब होंगी कुछ पता है? नहीं बेटा, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर बाय चांस वो नहीं निकलते हैं तो फिर नीट के ही थ्रू होंगे पता, इसलिए शायद गड़बड़ में आ सकते हैं जिनने नहीं भरे हैं शायद से। हम लोग ने तो फॉर्म भरा नहीं है नीट का। हाँ तो शायद से मैं बोल रहा हूँ ना, अभी शायद से, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है बेटा, और इस साल तो वैसे ही बेटा। हाँ सर ऐसे ही डेट दी थी 8 और 9 जुलाई। हाँ 15 जून से 15 और फॉर्म फिल होना चालू होते हैं, अगर बाय चांस अगर हो जाते, देखो अभी टाइम है, अभी जून आया नहीं है ना, दरअसल जून में उसके फॉर्म फिल होना चालू होते हैं, अगर जून में फॉर्म फिल हो जाते हैं तो मत टेंशन लो, कुछ नहीं होगा, बढ़िया रहेगा, उम्मीद करो बढ़िया हो सब कुछ। सर नीट के एग्जाम की डेट 26 जुलाई आई है, तो वो होगा उस टाइम? अगर सब कुछ कंडीशन सही रही तो होगा। सर अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो पूरी ईयर बर्बाद हो जाएगी ना। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं, जबकि ये तो अच्छी चीज है, अगर थोड़ा सा और लेट हो रहा है तो हमको और ज्यादा पढ़ने के लिए चांस मिल जाएंगे, पढ़ने का वो तो मौका है, मिल रहा क्योंकि होगा जरूर, देखो कैंसिल नहीं होना। मेडिकल में ये चीज हो सकती है, 0 ईयर घोषित कर दे इसको, मतलब काउंटिंग नहीं करेंगे इस ईयर को, लेकिन क्योंकि सारे डॉक्टर वगैरह सब कुछ इधर कोरोना वाले में लगे हुए हैं, तो हो सकता है 0 ईयर घोषित कर दे मेडिकल लाइन का, बस बाकी का नहीं करेंगे, है ना, ये चांसेस भी अभी चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भी ये है कि नीट होना है, वो उधर तक चले जाएंगे, दिसंबर जनवरी तक होंगी, लेकिन होंगी जरूर, तो उससे पढ़ने का। नीट का नहीं तो जीएनटी के लिए बेटा, जीएनटी के लिए तो अपने को रुकना पड़ेगा, अभी उसका कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं डला है, या उस बारे में अभी तक कहीं कोई बात भी नहीं हुई है। सर अगर इस ईयर में नहीं हुआ तो फिर मतलब साल पे फिर आप हमको फिर से इसी फीस में पढ़ाओगे? अच्छा ये सीखा पूछ रही है ठीक है ना, सीखा को ये जो अपने जो पहला पेज जो चालू हुआ था जनवरी वाला, उन लोगों के लिए कर लेंगे उसी में। हाँ सर ऐसा करना पड़ेगा आपको मेरे को पता था इसीलिए। नहीं ठीक है ना, कर लूंगा उसमें बाकी लोगों इसमें से आपकी भी कोई गलती नहीं और हमारी भी नहीं। हाँ ना, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं है, उसको तो देख लेंगे। खैर बाकी लोगों से और इस बारे में बात करूंगा कि कैसा क्या है, लेकिन यही रहेगा मेरे हिसाब से, तो यही है कि यही करेंगे हम लोग कि तुम लोग इसी में कंटिन्यू रहोगे, जैसे जो भी चल रहा है बेच या जो भी बेच चलेगा उसमें कंटिन्यू रहोगे। जो न्यू स्टूडेंट है वो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 1 ईयर वाला प्लान रहेगा, करूँ ना, न्यू प्लान रहेगा,
हाँ ये है कि अगर जैसे जुलाई में होती है ना, और ये जो अभी जुलाई से क्लासेस अगर चालू हो जाती है तो तुम लोग ज्वाइन कर लेना। मैं 15 मतलब ये 20-25 दिन ऐसे ही फ्री में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। पर ये है कि उस टाइम में बहुत स्पीड से चलेंगे, बहुत स्पीड से चलेंगे। पर जो बाकी का वो कोर्स है वो हो चुका है क्या? स्टार्ट होगा। देखो 11th वाला पोर्शन में अभी इसीलिए चालू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ बच्चे जैसे मेरे न्यू 12th वाले जुड़ रहे हैं, है ना। तो न्यू 12th वाले जुड़ रहे हैं तो उन लोगों को भी मेरे को देखना है ना। और जो पुराना पेज था उसमें भी 12th वाले बच्चों का 12th वाला पोर्शन अभी हुआ नहीं है, इसीलिए अभी 12th वाला चलाते हैं जब तक कुछ हो ही जाएगा। और अगर जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तब 11th वाला पोर्शन यहाँ ऑफलाइन में चालू कर देंगे। और वो 1 घंटे की जो क्लास मैंने बोली है, ये ऑनलाइन वाले अगर रहते हैं उसमें तो उस वाले में भी खत्म कर देंगे। चलो फिलहाल तो जो और 4 ही मिनट बचा, 4 ही मिनट बचा तो बोल दो डाउट। कर दो। चैप्टर खत्म कर देता था। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ ही चीज याद रखना है आगे की। हाँ क्या ये आगे के लिए बस थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कैसे फॉर्म हो रहा है जैव मंडल कैसे बना। तो सबसे पहले उसमें क्या है, एक इंडिविजुअल है, फिर क्या बनी, एक समष्टि बनी, एक फिर समुदाय बना, समुदाय से फिर एक पारिस्थितिक तंत्र बना, और पारिस्थितिक बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्रों ने मिलके क्या बना लिया, यहाँ पे एक बायोम बना लिया, है ना। और यही सब मिलके सारे बायोम या सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलके क्या बना लेते हैं, एक लास्ट में जैव मंडल बना लेते हैं। इसका सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस में कैसे बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ पारिस्थितिक तंत्र दिए हुए विशेष प्रकार के कि किस वाले पारिस्थितिक तंत्र में क्या चीजें है ना। तो जैसे यहाँ पे अब टुंड्रा, तो ये क्या हो रहा है, जो 16 डिग्री नॉर्थ में जो एरिया पड़ता है, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों के नीचे साइड का, वो वाले वन क्या कहलाते हैं, टुंड्रा वन कहलाते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना रहता है, 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और एवरेज अगर यहाँ पे अगर टेम्परेचर माइनस में रहता है, और अगर हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है इस टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा वाले क्षेत्र में तो 10 डिग्री सेल्सियस तक का जाता है। और यहाँ पर जो वृक्ष उग रहे हैं उनमें से 1-2 के नाम याद रख लेना, जैसे क्लेडोनिया, सेफिनेगम। और अगर यहाँ पर कोई जीव पाए जाते हैं तो अधिकतर यहाँ पे क्या रहता है, ध्रुवीय भालू रहता है, उल्लू रहता है, और जो वार्म ब्लडेड, जो हॉट ब्लडेड जीव है वो रहते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वो वाले। यहाँ पर सरीसृप और पक्षी वर्ग नहीं पाया जाता, ठीक है, टुंड्रा में। फिर है टैगा, है ना। टैगा में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे शंकुधारी, यहाँ पे डायग्राम में देखो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। और शंकुधारी वृक्ष है। दूसरी चीज क्या हो रही है, यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है थोड़ा सा ज्यादा रहना है, 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। वृक्षों में याद रखना है चीड़, देवदार, अशोक, स्ट्रॉबेरी, फर, ये सब जो ऐसे शंकुनुमा दिखते हैं वो वाली वनस्पतियां पाई जाती है। और अगर हम जीवों की बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, भेड़ रहती है, खरगोश रहता है, गिलहरी रहती है, कीट रहते हैं, है ना। इस तरह के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें, टुंड्रा में। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेचर डेसिडुएट फॉरेस्ट, है ना। कहाँ गया, डिजास्टर कोरल सामने, ठीक है, ठीक है। ये वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड, इसमें क्या चीज हो रही है, गीले रहना है, यहाँ पर छोटी वनस्पतियां भी रहना है, बड़े वृक्ष भी रहना है। और इसमें यहाँ पर जैसे घेंगा हो गया, लीची हो गई, है ना, मेंढक हो गई, दीमक हो गई, इस तरह के जीव रहते हैं। और अगर पेड़ों की बात करें तो यहाँ पे रहता है ओक, टोकरी, अखरोट, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। फिर बारी आती है यहाँ पे टॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा जो हो रही है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। टेम्परेचर एवरेज वाला रहता है 25 से 20 से मान लो 30 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डिग्री सेल्सियस तक। और इसकी उत्पादकता, हमने उत्पादकता के लिए भी देखा था, तो उत्पादकता क्या थी यहाँ की, सबसे अधिक हो रही थी।
पेड़ जो पाए जाते हैं उसमें याद रखना है रबर, अंजीर, कटहल, बांस, तेज पत्ता, शीशम, सेम। और जो जानवर हो गए तो जानवर में छिपकली, सांप, बकरी, बारहसिंगा, हिरन, हाथी, जेगुआर, तेंदुआ, शेर, लोमड़ी, भालू, है ना, ये जीव पाए जाते हैं। फिर है ये डेजर्ट। डेजर्ट में क्या चीज आ जा रही है? मरुस्थल, है ना। तो मरुस्थल